तो आइए कुछ क्वेश्चन का और रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। हो सकता है कि आपका परीक्षा में हेल्प हो जाए। और यहाँ तक हम लोग चर्चा कर लिए थे। ये हार्मोन्स हम लोग पढ़ लिए थे कि कौन सा आनुवांशिक हार्मोन क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता से होता है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंड्रोम विंड्रोम सब पढ़ा दिए थे। आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में देख चुके हैं आप लोग। और हमको लगता है कि जो वीडियो हम लगातार 2 दिन में बनाए हैं उसको ध्यान से अगर देख लेते हैं और उसके अनुसार आप पढ़ लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आपका अच्छा स्कोर जाए। तो अब यहाँ पर वाहित मल से आप क्या समझते हैं पूछा गया है। और वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है, माने क्या हानि पहुँचाते हैं। तो वाहित मल आप पढ़ ही चुके हैं कि प्रतिदिन महानगरों से, शहरों से तथा कस्बों से जो अपशिष्ट जल का बड़ी मात्रा में प्रवाह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाहित मल कहते हैं। और इस वाहित मल में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, कूड़ा करकट, मल, जीवाणु आदि पाए जाते हैं। और इस अपशिष्ट जल को यानी कि मल को, इस अपशिष्ट जल को हम क्या बोलते हैं, वाहित मल कहते हैं, जिसमें गंदगी पूरी बहती रहती है। साफ बना कर लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। आप देखते हैं गाँव में, शहरों में, नालों में बहता रहता है सब पानी। इससे हानियां क्या है, जो पूछा गया हानियां, तो हानियां जो होती थी कि वाहित मल में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं तथा अन्य सूक्ष्म जीव जो होते हैं अधिकांशतया तो अधिक रोग का कारण बनते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो वाहित मल में जितने भी जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सब अनेक रोगों का कारण बनते हैं, अनेक रोग फैलाते हैं। और वाहित मल का सीधे प्राकृतिक स्रोतों में, दूसरा इसका हानि क्या है कि वाहित मल का सीधे प्राकृतिक स्रोतों में निष्कासन जल स्रोतों में ऑक्सीजन का ह्रास कर देता है, माने ऑक्सीजन को कम कर देता है, जिससे जलीय जीवों के मरने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि बीओडी भी बढ़ जाता है। जहाँ पर अधिक गंदगी जिस पानी में बहेगा वहां पर बीओडी बढ़ जाएगा, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। और देखिए वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल पूछा गया था चित्र सहित, तो ये आप लोग देख चुके हैं। एंटीबॉडी किसे कहते हैं, प्रतिरक्षी किसे कहते हैं, इसको पूछा गया है। एंटीबॉडी की संरचना पूछता है पेपर में। देखिए एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी की संरचना आप देख ही चुके हैं कि जो प्रत्येक एंटीबॉडी जो होती है वाई के आकार की होती है, इसको लिखना भी पड़ता है। तो प्रत्येक जो एंटीबॉडी होती है, प्रतिरक्षी होती है, वाई के आकार की होती है ना। प्रत्येक प्रतिरक्षी वाई के आकार की होती है। और इसमें देखिए 2 भारी श्रृंखलाएं होती हैं और 2 हल्की श्रृंखलाएं होती हैं। दोनों श्रृंखलाएं आपस में डाई सल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। और श्रृंखलाओं के मध्य में प्रतिजनबद्ध स्थल होता है, जहां पर ये प्रतिजनों को बांध करके नष्ट करते हैं, ठीक है। और जो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं। प्रतिरक्षी होती क्या है, प्रतिरक्षी होती क्या है, तो ये जो होते हैं प्रतिजन की अनुक्रिया के फलस्वरूप बनने वाली प्रोटीन होती है, जिनका निर्माण प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक है। और प्लाज्मा में जो घुली प्रोटीन्स होती हैं उनको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये 5 प्रकार की होती हैं, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई और आईजीडी। तो आईजीजी जो होती है, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीआईडी, है ना, 5 होती है। उतना ध्यान नहीं देना आप लोगों को, इस पर उतना चर्चा नहीं करना है। ये क्वेश्चन पूछा है, बंध्यता, बंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन करना है। तो बंधता का मतलब क्या होता है, पहले ये जानेंगे हम लोग। बंधता का मतलब इनफर्टिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो संभोग करने के पश्चात भी अगर जो दंपति माने पति पत्नी हैं उनके द्वारा संतान उत्पन्न न कर पाना ही क्या कहलाता है, बंध्यता या बांझपन कहलाता है। और बांझपन 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक बांझपन और द्वितीयक बांझपन। जो प्राथमिक बांझपन होता है इसका मतलब ये होता है कि विवाह के 1 वर्ष पश्चात भी स्त्री गर्भवती नहीं हो पाती है, उसको बोलते हैं प्राथमिक बांझपन। और द्वितीयक बांझपन का मतलब ये होता है कि स्त्री गर्भवती तो हो जाती है, परंतु गर्भ का काल जो होता है, गर्भ का समय पूरा होने से पहले ही गर्भपात हो जाता है। और यानी कि बांझपन की स्थिति में, यानी कि इसी अवस्था बांझपन की अवस्था में दंपति को उत्कृष्ट तकनीकी द्वारा सहायता की जाती है। उत्कृष्ट तकनीकी का मतलब होता है कि नई-नई तकनीकें, जो वैज्ञानिक विधियाँ, उनका उपयोग किया जाता है। और इन तकनीकों को हम कहते क्या हैं? इन तकनीकों को बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं एआरटी, ठीक है। और ये विधियाँ निम्न हैं। देखते हैं कौन-कौन सी विधियाँ हैं। ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है, आपको ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिए इससे पहला हम पढ़ लेते हैं। पहली विधि है आईयूआई, इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंजेमिनेशन, अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन। यानी इसका मतलब क्या होता है कि जिनके पति में शुक्राणु कम मात्रा में बनते हैं या कम सक्रिय होते हैं, कम एक्टिव होते हैं,
उनमें प्रयोगशाला में शुक्राणु को अलग करके और कृत्रिम रूप से स्त्री के गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। इसे कृत्रिम शुक्राणु सेचन तकनीकी भी कहते हैं, यानी कि एआईटी भी कहते हैं। दूसरा विधि, यानी कि जिनके पति में शुक्राणु कम बनते हैं उनके उनसे शुक्राणु को निकाल करके और मादा के गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है। इसी को हम बोलते हैं AIUI। अगला है युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण, यानी कि युग्मक का अंडवाहिनी के अंदर क्या करना है, स्थानांतरण करना है। इसको बोलते हैं शॉर्ट में जिप्ट, गिफ्ट बोलते हैं, GIFT। गैमिट इंफ्रा इंट्रा है, फैलोपियन ट्रांसफर है। तो जिनमें अंडाणु, यानी जिन स्त्रियों में अंडाणु नहीं बनता है परंतु निषेचन और आगे का जो परिवर्धन होता है उसके लिए उपयुक्त वातावरण दे सकती हैं, उन स्त्रियों के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें करते क्या है कि दाता स्त्री से अंडाणु को निकाल लिया जाता है किसी अन्य स्त्री से अंडाणु को लेकर के, और उस स्त्री के अंदर, यानी जिसमें संतान नहीं हो रहा है, उस स्त्री के अंडवाहिनी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी किसी अन्य स्त्री से अंडाणु को, माने कि जिन स्त्रियों में अंडाणु नहीं बनता है लेकिन आय की जो प्रक्रिया होती है वो हो सकती है, बस अंडाणु नहीं बनता है, तो किसी अन्य स्त्री से अंडाणु को लेकर के उस स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाएगा। इसको हम बोलते हैं GIFT। नेक्स्ट है अगला। अगला है युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण, यानी कि जाइगोट इंट्रा फालोपियन ट्रांसफर। इसको बोलते हैं जिप्ट, ZIFT। इसमें क्या करते हैं कि प्रयोगशाला में निषेचित युग्मनज को 24 घंटे के बाद या 8 कोरपुटी की अवस्था में स्त्री की अंडवाहिनी में लेप्रोस्कोप द्वारा हम क्या करते हैं, आगे के परिवर्धन के लिए ट्रांसफर कर देते हैं, और वो आय का परिवर्धन उसका होता है और विकास होता है, फिर नए संतान की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट पढ़ना हम लोगों को अगला, अंतःकोशिकी शुक्राणु सेचन। अंतःकोशिकी शुक्राणु सेचन, यानी सॉरी, अंतःकोशिकी शुक्राणु शुक्राणु निक्षेपण, इसको बोलते हैं ICSC। इसका मतलब ये होता है कि जिन पुरुषों में शुक्राणु का अभाव होता है या शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करने में असक्षम होते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए इस तकनीक का उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? यानी जिन पुरुषों में शुक्राणु बहुत कम मात्रा में बनते हैं या शुक्राणु बनते भी हैं तो अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो उनके लिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें करते क्या है कि प्रयोगशाला में भ्रूण बनने की प्रक्रिया में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में क्या करते हैं, प्रवेश करा दिया जाता है, इंजेक्ट करा दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं ICSC। नेक्स्ट है अंतः, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, अंतः पात्र निषेचन, या इसी को बोलते हैं IVF। IVF इसी को बोलते हैं इंट्रा फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इसका एक और नाम है, देखिए बताते हैं आगे, जान जाएंगे आप लोग कि कौन सा नाम है। तो जिन स्त्रियों में गर्भधारण नहीं होता है उन स्त्रियों के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें करते क्या है कि अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन प्रयोगशाला में कराते हैं, और जब निषेचन हो जाता है तो उस निषेचित अंडे को, जब 32 कोष की अवस्था हो जाती है, 32 कोशिकाओं में बढ़ जाता है, 32 कोशिकाएं कम से कम हो जाती हैं, तो उस अवस्था में इसे माता के गर्भाशय में आरोपित कर देते हैं, प्रवेश करा देते हैं। और इसको हम बोलते हैं भ्रूण स्थानांतरण भी कहते हैं, या प्रखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। और विश्व का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जो था उसका नाम था लूसीजाय ब्राउन, उतना ध्यान नहीं देना है। और भारत में प्रथम जो टेस्ट ट्यूब बेबी था उसका नाम था कनुप्रिया अग्रवाल, उतना ध्यान नहीं देना आपको। बस टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो टेस्ट ट्यूब बेबी पूछे, चाहे अंतःपात्र निषेचन पूछे, चाहे IVF पूछे, चाहे भ्रूण स्थानांतरण पूछे, दोनों तीनों के लिए एक ही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। अगला है प्रक्रिया, अगली विधि है परपोषी मातृत्वता। परपोषी मातृत्वता यानी होस्ट मदरिंग, होस्ट मदरिंग है। इसको सरोगेट माँ भी बोलते हैं, धात्रे माता भी बोलते हैं, कई प्रकार से पूछता है। तो जिन स्त्रियों में भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाता, यानी सब कुछ होगा लेकिन भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाता है, यानी उसका परिवर्धन भी नहीं हो पाता है, यानी भ्रूण का विकास नहीं हो पाता है, उन स्त्रियों के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो उन स्त्रियों से भ्रूण को निकाल कर निषेचन हो जाएगा, सब कुछ जाएगा, अंडाणु बनेगा, निषेचन हो जाएगा, बस भ्रूण जब बन जाएगा तो भ्रूण का विकास नहीं हो पाएगा। तो उन स्त्रियों से भ्रूण को निकाल करके किसी अन्य स्त्री में क्या करते हैं, आरोपित कर दिया जाता है। और जिस स्त्री में आरोपित करते हैं उस स्त्री को बोलते हैं धात्रेय माता या सारोगेट माँ बोलते हैं, है ना। और जब वो स्त्री के अंदर भ्रूण प्रवेश करा जाएगा तो वो स्त्री क्या करेगी, उस भ्रूण का पालन पोषण करेगी,
भ्रूण उसके अंदर विकसित होगा, विकसित होकर नए संतान का निर्माण करेगा। फिर अंत में क्या करेगी, वो संतान जब जन्म लेगी तो वह मूल माता को ट्रांसफर वह मूल माता को उस बच्चे को दे देगी, यानी जिस माता का भ्रूण था उस माता को दे देगी, है ना। तो ये विधियां थी। अब यहाँ पर है असंजन से आप क्या समझते हैं। तो असंजन का मतलब ये होता है, असंजन की खोज किया था विंसलर ने। ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पादपों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन या लैंगिक जनन के अलावा ही, यानी इनके अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसी क्रिया को हम बोलते हैं असंजनन। और ये कई प्रकार का होता है। एक होता है कायिक असंजन, एक होता है अनिषेक बीजता। तो कायिक असंजन का मतलब ये होता है कि किसी कलिका से तना या पत्ती, जैसे तना हो गया पत्ती हो गया, जब तने या पत्ती से नए पादप का निर्माण होता है और उसमें बीज नहीं बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं कायिक असंजनन। और एक अगला है अनिषेक बीजता। तो इस प्रकार के जनन में क्या होता है कि लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में ही बीज का निर्माण हो जाता है, परंतु बीज बनने में युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अनिषेक बीजता मतलब बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना। ठीक है, नेक्स्ट है अब इसका महत्व, असंजन का महत्व क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो संजन का महत्व ये होता है, पहला कि कृषि विज्ञान में एक समान गुण वाले पौधों का निर्माण इससे होता है। दूसरा, बागवानी में इसका अधिक महत्व होता है। ठीक है, और तीसरा उपयोग क्या होता है इसका, कि जो असंजन होता है उन फसलों में उन फसलों में भी संकर पौरुष क्षमता बनाए रखता है जहां काई जन संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है निष्क्रिय और सक्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर है। ठीक है, सक्रिय है यहाँ पर हो गया प्रतिरक्षा और यहाँ पर हो गया निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि इसमें अपनी ही कोशिकाएं जो होती हैं एंटीबॉडी बनाती हैं, और इसमें एंटीबॉडी दूसरे के शरीर में विकसित होता है ना। इसमें एंटीबॉडी दूसरे जीव के शरीर में विकसित होती है। इसमें एंटीबॉडी बनने में समय लगता है, जबकि इसमें तुरंत लाभ होता है निष्क्रिय वाले में। सक्रिय वाले में देखिए इसमें एंटीबॉडी समाप्त होने की संभावना रहती है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी समाप्त होने की संभावना नहीं रहती है। ये ये अस्थाई होता है और ये अस्थाई नहीं होता है। जैसे पोलियो के चेचक के टीके लगेंगे, ये अस्थाई है, एक बार लगवा लेंगे तो हो सकता है कि ना हो, लेकिन हाई अस्थाई है। सर्पिविस हो गया, टिटनेस हो गया, रेबीज हो गया, बार बार आपको इसका उपयोग करना पड़ता है। परजीविता पैरासिटिज्म पूछ दिया है, परजीविता किसे कहते हैं, परजीवी किसे कहते हैं, टिप्पणी पूछा है। इसका बताया था आप लोगों को। इस प्रकार के संबंध में एक जीव जो होता है दूसरे जीव के ऊपर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करता है, और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परजीविता कहते हैं। और ऐसे जीवों को हम बोलते हैं परजीवी। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी। जो शरीर के अंदर रखकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी, और जो शरीर के बाहर रखकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं बाह्य परजीवी। ठीक है, बाकी यहाँ पर स्वकार्यता पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं हम। वर्णनता किसे कहते हैं, तो आप सबको पता है कि वर्णनता का मतलब ये होता है, वर्णनता खोज हॉर्नर ने किया था, याद रखिएगा कि वर्णनता खोज किया था हॉर्नर ने सबसे पहले। इसका मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति यानी कि वर्णनता से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं लाल हरे में विभेद नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसको प्रोटॉन दोष भी कहते हैं या डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन दोष या डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पीसीआर पूछा गया है, पीसीआर पर टिप्पणी लिखना है। पीसीआर क्या होता है देख लेते हैं इसको, कि पीसीआर का मतलब क्या है। ठीक, तो पीसीआर पीसीआर से पूछा गया क्वेश्चन। तो पीसीआर जो होता है, पीसीआर तकनीकी का विकास किया गया था कैरी मूलिस के द्वारा, याद रखिएगा 1985 ईस्वी में, और इसके लिए इनको 1993 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये जो होती है डीएनए के दृढ़ीकरण करने की विधि होती है। हम कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा डीएनए की शीघ्रता से अनेक प्रतिलिपियां बनाई जा सकती हैं, अनेक फोटोकॉपियां, अनेक प्रतिलिपियां बनाई जा सकती हैं। यह डीएनए के पुंज निर्माण की विधि है, लेकिन यह क्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण ये होता है कि विकृतीकरण या निष्क्रियकरण। इसमें क्या करते हैं, डीएनए लेते हैं, डीएनए खंड को इतने ताप तक गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं कुछ मिनट तक, 2 मिनट तक ले, तो इसमें जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वो टूट जाते हैं और दोनों श्रृंखलाएं क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। नेक्स्ट है तापानुशीतन। इसमें करते क्या है कि पीसीआर में जो खंड प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो दो खंड प्राप्त हुए हैं, दो श्रृंखलाएं प्राप्त हुई हैं, उन श्रृंखलाओं का क्या करते हैं, 40 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप तक शीतलन करते हैं, ताकि प्रारंभक जो होता है अपने सीधे कर देंगे, प्रारंभ वहां पर जुड़ सके, सीधे सीधे ना जुड़ जाता है। अब जुड़ने के बाद लास्ट होता है चरण दृढ़ीकरण या प्रसारण। इसमें क्या करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है टैग प्रारंभक के साथ जुड़ जाता है, और जुड़ करके द्विगुणन को पूरा करता है, नई श्रृंखला का निर्माण करना शुरू कर देता है। अगर चाहते हैं कि यह प्रक्रिया बहुत जल्दी हो तो टेम्परेचर इतना करना पड़ता है। बस इतना ही आपको ध्यान देना है, इसमें 3 चरण में इतना लिखना रहेगा आपको। अब नेक्स्ट है युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो पढ़ चुके हैं आप लोग युग्मक जनन के बारे में। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं युग्मक जनन। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं शुक्राणु जनन। अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया बोलते हैं अंडाणु जनन। ठीक है,
और निषेचन भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को, लेकिन नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। पढ़ चुके हैं आप लोग द्वारा और निषेचन, ये नियम पढ़ चुके हैं द्विसंकर क्रॉस का बढ़िया से आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। परागण भी पढ़ चुके हैं हम लोग। परागण का मतलब होता है कि परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जगह परागण बोलते हैं। स्टेम कोशिकाओं के कार्य पूछा गया यहाँ पर है। स्टेम कोशिकाओं के कार्य, स्टेम कोशिका का मतलब ये होता है कि ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनमें सूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होने की असीमित क्षमता होती है। और अस्थिमज्जा से जो जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अस्थिमज्जा है, अस्थिमज्जा से जो प्राप्त कोशिकाएं होती हैं, आप जानते हैं कि जीवन भर खून का निर्माण करती रहती हैं, यानी कि जीवन भर रक्त का निर्माण करती रहती हैं, है ना। और इसके रिसर्च के लिए सीसीएमबी खोला गया, यानी कि सेंटर खोला गया है, सीसीएमबी, सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद में खोला गया। उसको ध्यान नहीं देना आप लोगों को। बस सिस्टम कोशिकाएं क्या होती हैं, तो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनमें सूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होने की असीम क्षमता होती है। स्रोत, या इसके स्रोत क्या है, कहाँ से प्राप्त हो सकती हैं स्टेम कोशिकाओं, तो भ्रूण जो होता है, भ्रूण की ब्लास्टुलावस्था से प्राप्त हो सकता है। 8 माह के भ्रूण के गर्भपात से प्राप्त हो सकता है। रुधिर कोशिकाओं एवं अस्थिमज्जा से मिल सकता है। नवजात शिशु के अपरा नाल से, यानी कि जो नाभि की नाल होती है, जुड़ी रहती है, उससे प्राप्त हो सकता है। इसका यूज कहाँ है, तो उपयोग ये होता है कि स्तंभ कोशिकाओं से बने भ्रूण का उपयोग भ्रूण पर दवाओं और टीकों का परीक्षण कर सकेंगे आसानी से, है ना। यानी कि कोई भी नया टीका खोज किया जाएगा तो स्तंभ कोशिकाओं से बने भ्रूण पर हम परीक्षण कर लेंगे आसानी से, वो कार्य करेगा तो मनुष्य पर भी कार्य करेगा। और शरीर में जिन ऊतकों का क्षय हो जाता है उनका इलाज संभव हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। और जो खराब हृदय होगा वहां पर नया हृदय बन सकता है। किडनी किसी खराब हो गई तो नई किडनी बन सकती है। प्रयोगशाला में नई हड्डियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है। गुणसूत्रीय सिद्धांत पूछा गया कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था, क्रोमोसोमल सिद्धांत किसने दिया था, या क्या होता है। तो सटन और बावेरी ने 1902 ईस्वी में वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और ये निम्न है। पहला पॉइंट इसमें यह होता है कि संजात गुणसूत्रों के जोड़े के जो प्रत्येक गुणसूत्र होते हैं उस पर मेंडल का कारक, या सीधे कह सकते हैं कि एक जीन उपस्थित, यानी एक कारक उपस्थित होता है। पहला इसका यहाँ पर ये पॉइंट ये है कि संजात गुणसूत्रों के जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर मेंडल का एक कारक मौजूद होता है। दूसरा है कि अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया के दौरान इस संजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है या फिर स्वतंत्र अभिगमन होता है, दूसरा है। ठीक है ना। और बाकी अब आगे बढ़ते हैं। वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल देख लिए आप लोग। मेंडल का पृथक्करण का नियम भी आप जान ही गए हैं। ठीक। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। रोगजनक क्या पूछा गया, रोगजनक किसे कहते हैं। तो रोगजनक का मतलब ये होता है कि अनेक सूक्ष्मजीव, जैसे जीवाणु हो गया, वायरस हो गए, कवक हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, कृमि हो गए, ये सभी जो होते हैं मानव एवं अन्य जीवों में विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। और इन रोग कारक को, सूक्ष्म जीवों को ही हम क्या कहते हैं, रोगजनक कहते हैं। ठीक है। ये सब जानते हैं। टाइफाइड के बात हम पढ़ चुके हैं कि जो रोग कौन कौन से किसके द्वारा होते हैं, सब पढ़ चुके हैं आप लोग। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट करते हैं, परीक्षण हो जाता है, विडाल टेस्ट होता है। टाइफाइड किसके लिए होता है, तो साल्मोनेला टाइफी से ये रोग होता है, जीवाणु है। और इसके लिए टीबी का टीका लगता है शिशुओं को, है ना। और विडाल परीक्षण इसके लिए होता है। तो ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे। अब यहाँ पर पेपर में आता है रासायनिक और जैविक उर्वरक से आप क्या समझते हैं, इसमें अंतर पूछ देता है। तो जो जैविक उर्वरक होते हैं, ये पौधों को सड़ाकर बनाए जाते हैं, पौधों के पार्टों को, अवशेषों को सड़ाकर बनाए जाते हैं। और रासायनिक उर्वरक होते हैं, ये रासायनिक क्रियाओं द्वारा खनिजों से प्राप्त कर किए जाते हैं। इनमें सभी आवश्यक तत्व जो होते हैं अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जैविक वाले में, क्योंकि इसमें एक या दो पोषक तत्व ही पाए जाते हैं। सॉरी, रासायनिक, गलती हो गया क्या। अच्छा, ये जैविक है, ये जैविक है, और है जो है रासायनिक है। ठीक है, रासायनिक है। रासायनिक वाले में क्या होंगे, एक दो तत्व ही बस पाए जाएंगे, लेकिन इसमें सभी तत्व तत्व पाए जाएंगे, पोषक पदार्थ पाए जाएंगे, लेकिन अधिक मात्रा में भी पाए जाएंगे, कम मात्रा में पाए जाएंगे। इनका जो प्रभाव होता है लंबे समय तक होता है जैविक का, और रासायनिक वाले का जो प्रभाव होता है कम समय तक होता है। इससे मृदा में, इनके प्रयोग से मृदा में जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। इसमें क्या होती है, जल धारण क्षमता नहीं बढ़ती है। इनका प्रयोग हम बुआई से पहले कर लेते हैं, इनका समय बुआने के बाद यानी खड़ी फसल में करते हैं। और इनका कोई इनका जो जैविक होते हैं, इनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है जीवों पर, लेकिन इसका हानिकारक प्रभाव होता है। ठीक है। और बाकी देखते हैं आगे। लिंग निर्धारण आप पढ़ चुके हैं। ट्रांसजेनिक प्राणी आप पढ़ चुके हैं पहले से, आगे बढ़ते हैं। पीसीआर, पीसीआर भी आप पढ़ चुके हैं अभी। पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया। आनुवंशिक कूट भी पढ़ चुके हैं आप लोग, आनुवंशिक कूट पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। वोबल का परिकल्पना भी आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। जैव उर्वरक किसे कहते हैं बता चुके हैं आप लोगों को। नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु,
और जो और यहाँ पर देखिए जैव उर्वरक मृदा उर्वरकता को क्वेश्चन पूछा गया कि जैव उर्वरक जो होते हैं मृदा की उर्वरकता को यानी उपजाऊ क्षमता को किस प्रकार बढ़ाते हैं। तो आप जानते हैं कि जैव उर्वरक जो होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं तथा फसल को अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु है यहाँ पर। ये पढ़ चुके हैं आप लोग कि जितने भी जैसे कि राइजोबियम जीवाणु होता है, दलहनी कुल की जड़ों में पाया जाता है, पढ़ चुके हैं इसको। पीछे नाइट्रोजन स्त्रीकरण में फास्फेट जीवाणु जो होता है इसको भी पढ़ चुके हैं आप। माइक्रोराइजा भी देख चुके हैं। प्रतिबंध एंजाइम, माइक्रोराइजा क्या होता है? तो ये कार्बनिक पदार्थों के पोषक पदार्थों को शोषण करने व घोलने में सहायक होता है। प्रतिबंध एंजाइम पढ़ चुके हैं आप लोग। प्रतिबंध एंजाइम के कार्य पूछा गया है, तो प्रतिबंध एंजाइम के कार्य क्या होते हैं इसको देख लेते हैं, बता देते हैं आपको। तो पहला कार्य होता है प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटने के लिए किया जाता है। इसकी खोज आर्बर ने की थी, लेकिन इसका मूल नाम किसका था? स्मिथ का इसमें नाम आता है। इसको आणविक कैंची या रासायनिक चाकू भी कहते हैं। और देखते हैं डीएनए लाइगेज का कार्य क्या होता है। तो लाइगेज के जो कार्य होते हैं ये एंजाइम जो होता है, लाइगेज जो होता है, ये टूटे हुए पूरक डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना, यानी कि डीएनए को जोड़ने का कार्य करता है। और इनको आणविक संयोजक या ऊतक लाइगेज भी कहते हैं। भारत में परिवार नियोजन, आपका थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बन रहा है। परिवार नियोजन का मतलब ये होता है, देखिए पूछा गया भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है और इसकी विधियां पूछा गया है। तो मानव जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए, और पूछेगा आपसे कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, इससे उपाय क्या है बचने के, तब ये लिखना है आप लोगों को। तो मानव जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए नियोजित तरीके से संतान उत्पत्ति की दर को कम करना ही क्या कहलाता है? परिवार नियोजन कहलाता है। और परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो आप जानते हैं कि भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या या विस्फोट के कारण व्यक्तिगत संसाधनों की कमी हो रही है और इसीलिए परिवार नियोजन की आवश्यकता है। और इसके लिए कौन कौन सी विधियां हैं परिवार नियोजन की? तो परिवार नियोजन की हम पहले पढ़ लेते हैं अस्थायी विधियां, अस्थायी विधियां पहले पढ़ लेते हैं। अस्थायी विधियों में क्या क्या होता है देखिए। तो प्राकृतिक विधियां जैसे कि आवर्ती विधि है। आवर्ती विधि का मतलब ये होता है कि जब आवर्त काल शुरू होता है, स्त्रियों में जब आवर्त काल यानी कि मासिक धर्म शुरू होता है तो उस अवस्था में संभोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्तनपान आवर्त का मतलब ये होता है यहाँ पर कि स्तनपान आवर्त यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एमसीआई रहती है तो उस अवस्था में संभोग नहीं करना चाहिए, यानी कि संबंध नहीं बनाना चाहिए। बाधा विधियां में देखिए क्या आता है। बाधा विधियां में बहुत सारे प्रकार की गोलियां आती हैं, है ना, क्रीम्स आती हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। रासायनिक विधियां भी देखिए क्रीम्स बहुत सारी आती हैं, गोलियां आती हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। आंतरिक विधियां में कंडोम, योनिधानी, इनका उपयोग कर सकते हैं। कॉपर टी का उपयोग कर सकते हैं और गर्भ निरोधक गोलियां का उपयोग कर सकते हैं। मालाडिसैलिन नाम की 2 गोलियां आती हैं। तो ये सभी जो होते हैं अस्थायी विधियां, इनका जब उपयोग करेंगे तभी संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, उपयोग करना बंद कर देंगे, यानी उपयोग जब नहीं करें संतान की प्राप्ति आप कर सकते हैं। आइए देखिए अस्थायी विधियां, जो अस्थायी विधियां हैं, अस्थायी विधियां में हमको पढ़ना होता है बंध्याकरण, यानी कि इसमें क्या करते हैं बंध्याकरण में जनन वाहिनी को काट करके या बांध करके युग्मक के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है जिससे कि निषेचन न हो पाए। और ये 2 प्रकार का होता है, महिला नसबंधी ट्यूबेक्टोमी और पुरुष नसबंधी वैसेक्टोमी। जो महिला नसबंधी होता है ट्यूबेक्टोमी, इसमें अंडवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है और पुरुष नसबंधी में शुक्रवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोपायरेसी या जैव दोषता किसे कहते हैं? तो किसी एक देश या चिकित्सा उद्योग द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों या स्रोतों का बिना आज्ञा के उपयोग में लाने को हम क्या बोलते हैं? बायोपायरेसी कहते हैं, ठीक है। और भारत में जैव विविधता अधिक होने के कारण यहाँ पर बायोपायरेसी भी क्या है? अधिक है। बीटी कपास आप पढ़ चुके हैं कि जो कपास का पौधा होता है उसमें बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु से उत्पन्न जो जीन होते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं? जीवाणु से उत्पन्न जो जीन होते हैं उन्हीं को कपास के पौधे में प्रवेश करा दिया जाता है जिससे उसके अंदर कीटरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ये पढ़ चुके हैं, छोड़ दिए इसको, आगे बढ़ते हैं। सिंड्रोम पढ़ चुके हैं, तब तसली पढ़ चुके हैं, आप लोग इसको छोड़ देते हैं। अब आगे देखते हैं टेस्ट क्रॉस, आप पढ़ ही चुके हैं। टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होता है कि प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतान का संकरण जब उसी के समयुग्मजी अप्रभावी जनक से कराते हैं तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतति का संकरण उसी के किसी भी जनक के साथ कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस, ठीक है, या संकर पूर्वज संकरण। प्लाज्मिड किसे कहते हैं? प्लाज्मिड देख लिया आप लोग कि जीवाणु कोशिकाओं में मुख्य डीएनए के अलावा
मुख्य डीएनए के अलावा अन्य डीएनए अणु भी पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और प्लाज्मिड पर प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन पाए जाते हैं। और जैसे एग्जाम्पल ले लिया हम PBR322। फेजमिड क्या होता है? तो फेजमिड क्या होता है? तो ये जीवाणु भोजी तथा प्लाज्मिड दोनों से निर्मित होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फेजमिड। और इन इन पर भी प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन पाए जाते हैं। इनका उपयोग बड़े डीएनए खंडों के वहन हेतु किया जाता है। और बाकी तो कुछ इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ते हैं हम। हंसियाकार कोशिका अर्कता पूछा गया है। तो ये जो रोग होता है अप्रभावित सूत्र जिनके कारण होता है। और इसमें होता क्या है कि हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठे अमीनो अम्ल के स्थान पर ग्लूटेमिक अम्ल के ग्लूटेमिक अम्ल के स्थान पर क्या आता है, वैलिन आ जाता है। माने कि जो हीमोग्लोबिन की श्रृंखला होती है, बीटा वाली श्रृंखला, उसमें छठे स्थान पर क्या होता है, ग्लूटामिन होता है। लेकिन छठे स्थान पर ग्लूटामिन के स्थान पर क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है, जिससे उस आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है, जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करने में असमर्थ होता है। इसी रोग को हम बोलते हैं हंसियाकार कोशिका अर्कता। इसकी खोज किया था सबसे पहले नील और बीट ने। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल जरूर नहीं है। बाकी सब देख ही चुके हैं आप लोग, आईवीएफ पढ़ ही चुके हैं पहले ही, बायोगैस भी पढ़ चुके हैं। और फिर आगे देखते हैं मलेरिया रोग किससे होता है। तो ये जो डेंगू रोग किससे होता है, डेंगू रोग डेंगू वायरस से होता है। और फैलाता कौन थे, मादा एडिज इजिप्टाई फैलाती है। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चिकनगुनिया देख लिया, मलेरिया देख लिया आप लोग, पढ़ लीजिएगा। मलेरिया बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलिपाओ हथिया पाओ आप देख ही चुके हैं पिछले वीडियो में। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस विधि द्वारा डीएनए के विशिष्ट खंडों की क्लोनिंग की जाती है। और इसको छोड़ते वो जरूरी नहीं है। जीन चिकित्सा का मतलब ये होता है कि जीन चिकित्सा के अंतर्गत मानव शरीर में असामान्य या त्रुटिपूर्ण विकारों के जीन को स्वस्थ जीन से क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। माने कि जो बेकार जीन होते हैं उनको हटा करके वहां पर स्वस्थ जीन प्रवेश करा देते हैं। इसी को हम बोलते हैं जीन चिकित्सा। ठीक है। और इस प्रकार बहुत से अनुवांशिक रोगों को ठीक करने का प्रयत्न किया जा रहा है वैज्ञानिकों द्वारा। अब आगे अब देखते हैं, भ्रूण का उपचार कर सकते हैं इससे जीन चिकित्सा द्वारा, रोगों का उपचार कर सकते हैं। यहाँ देखिए जीन चिकित्सा का उपयोग यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया किसका, इसका उपयोग कहाँ का है। तो जीन सेल की चिकित्सा में इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि सर्जरी में इसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं जो जरूरी है उसको। सिस्टिक फाइब्रोसिस पूछा गया है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, तो ये अनुवांशिक रोग होता है। इसमें शरीर की उपकला कोशिकाएं प्रभावित हो जाती हैं। इसमें होता क्या है कि कोशिकाओं से शुष्क एवं अधिक चिपचिपा श्लेष्म पदार्थ स्रावित होता है, जो नलिकाओं में जो नलिकाओं को अवरुद्ध कर देता है, जिसके फलस्वरूप जो ऊपर की चमड़ी होती है वो शुष्क माने सूखी खुरदरी हो जाती है ना। और इसके ऊपर जो चिपचिपे श्लेष्म निकलते हैं वो मोटे हो जाते हैं। कोई खास रोग नहीं, छोड़ देते हैं इसको। हाँ, यहाँ पर ये पूछा गया है गंभीर संयुक्त न्यूनता रोग, इसको बोलते हैं SCID। इसका मतलब ये होता है कि प्रतिरक्षा तंत्र को ये प्रभावित करता है, और इसको बबल बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, याद रखिएगा। इस रोग में एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन होता है, जो एंजाइम एडेनोसिन डाई एमिनोज का संश्लेषण करता है, उसमें उत्परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ये रोग होता है। आपको लिखना कहाँ से है, यहाँ से लिखना रहेगा आपको कि इससे ग्रसित जो शिशु होते हैं उन शिशुओं में प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है उपस्थित नहीं होता है, जिससे उनमें संक्रमणों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है। और जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग इस चिकित्सा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था 4 वर्षीय बच्चे पर। तो इतना आपको ध्यान देना है इसमें। और बाकी डीएनए में पूछता है अंतर अंतर, तो डीएनए में याद रखिएगा हमेशा ये बीडीएनए डीडीएनए जो है, डीएनए को छोड़ देते हैं, उतना जरूरी नहीं है। रूपांतरण का प्रयोग पूछा गया, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। तो ग्रिफिथ ने क्या किया था सबसे पहले, ग्रिफिथ ने डिप्लोकाकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी जीवाणु पर प्रयोग किया था। और इन्होंने सिद्ध किया, सबसे पहले प्रयास किया था कि सिद्ध करने का कि अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। तो इन्होंने जीवाणु 2 प्रकार का लिया था, स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी की 2 प्रजातियां ली थी, एस टाइप और आर टाइप। जो एस टाइप थे ये जो एस टाइप थे ये अनुग्र स्वभाव के थे। सॉरी, एस टाइप जो होते हैं ये उग्र स्वभाव के थे, जो और आर टाइप थे जो अनुग्र स्वभाव के थे। यानी कि जो एस टाइप है वो रोग फैलाते हैं निमोनिया,
और जो आर टाइप के थे वो निमोनिया नहीं फैलाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले किया क्या, प्रयोग कैसे किया, तो उन्होंने सबसे पहले एस टाइप लिया जीवित, उसको चूहिया के अंदर अंतचित कराया तो चूहिया मर गई सब, क्योंकि उसको निमोनिया हो गया था। फिर दूसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया, सेकंड स्टेप में कि हीट किल्ड यानी कि मरी हुई एस टाइप लिया, चूहे के अंदर ट्रांसफर किया तो देखा कि सभी जीवित हैं, किसी को नहीं कोई रोग हुआ है। फिर आर टाइप लिया उन्होंने, आर टाइप जो थी चूहिया के अंदर जब प्रवेश कराया सभी जीवित थी, क्योंकि आर टाइप रोग फैलाता ही नहीं है वैसे ही। और फिर उन्होंने मरी हुई एस टाइप लिया और जीवित आर टाइप लिया, देखा तो कुछ चूहिया जो थी वो मर गई थी। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें जो एस टाइप के जो डीएनए थे वो आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट कर दिए थे, जिससे रोग उत्पन्न हो गया था मलेरिया कुछ चूहों को, और ये मर गई थी। तो देखिए इसमें बताया भी गया कि अंतिम पद में देखा गया कि कुछ चूहे मर जाते हैं। इसका विश्लेषण करने पर उनको ये निष्कर्ष निकला कि आर टाइप ने एस टाइप से कुछ रसायनों को ग्रहण कर लिया था, जो कि आर को एस में परिवर्तित कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं ग्रिफिथ प्रभाव। पेपर में भी आता है। टी एवेरी, मैककार्टी और मैक्लियार्ड का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले सिद्ध किया था। इन्होंने सबसे पहले सिद्ध किया था कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है। उन्होंने मृत प्रकार के एस टाइप जो जीवाणु थे, यहाँ पर इनके इस पिछले प्रयोग वाले में एस टाइप जो मृत जीवाणु थे उनसे प्राप्त रसायनों को 3 भागों में बांटा, डीएनए मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा, डीएनए और प्रोटीन। अब इन घटकों को अलग अलग संवर्धन माध्यम में रख दिया गया। आर टाइप जहाँ जहाँ थे, तो हर आर टाइप के पास किसी आर टाइप के पास डीएनए से रख दिया गया, और किसी आर टाइप के पास प्रोटीन रख दिया गया, किसी आर टाइप के पास कार्बोहाइड्रेट रख दिया गया। और रखने के बाद उन्होंने जब देखा और प्रयोग के लिए छोड़ दिया गया वैसे ही रख करके, देखा गया कि उन्होंने देखा कि इस टाइप के उग्रता के जो विशेषक थे डीएनए पर उपस्थित थे, क्योंकि जिस आर टाइप के पास डीएनए रखा गया था वह आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट हो गई थी। इस प्रकार उन्होंने सिद्ध किया कि डीएनए ही वह रासायनिक पदार्थ है जो वंशागत होता रहता है। यह अंकुरित परागकण का चित्र है। यहाँ पर देखिए आर्तव चक्र के बारे में पूछा गया, मासिक चक्र के बारे में पूछा गया है। तो जो मादाएं होती हैं, मादाओं में जन्म काल के प्रारंभ के समय ऋतुस्राव होता है, और जो जन्म काल की समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। और ये जो होता है 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होकर के और 40 से 45 वर्ष की आयु तक होता रहता है। इस काल में प्रति माह एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है, और निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवारों पर अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इसी चक्र को हम बोलते हैं मासिक चक्र या मासिक धर्म। यह चक्र जो होता है औसतन यानी 28 दिन का होता है, जिसके पश्चात रुधिर का स्राव शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं। और सामान्यतः ऋतुस्राव जो होता है 4 से 5 दिन चलता रहता है, और किसी बालिका के जीवन काल में पहली बार ऋतुस्राव होने की जो घटना होती है उसको बोलते हैं रजोदर्शन, और हमेशा के लिए रुकने की घटना को हम बोलते हैं रजोनिवृत्ति। अब आगे बढ़ते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है मासिक धर्म को। पहला जो होता है प्रत्येक रजोस्राव अवस्था, तो प्रत्येक मासिक चक्र का प्रारंभ जो होता है रुधिर स्राव से शुरू होता है और ये लगभग 5 दिन तक चलता रहता है। ठीक है। इसमें बहुत सारे ऊतक, कोशिकाएं और लगभग 50 से 150 ml ब्लड होता है, गिरता है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरी अवस्था को हम बोलते हैं पूर्व 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 अंडोत्सर्गीय अवस्था। इसमें क्या होता है कि यह मासिक धर्म के छठे से लेकर के और 13वें दिन की अवधि होती है, और इस अवधि में क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि से एफएसएच हार्मोन्स का स्रावण होता है, जिसके कारण एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है, अंडाणु का निर्माण होने का, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। अब देखिए अगला है पश्च अंडोत्सर्गीय अवस्था। इसमें क्या होता है कि ये मासिक चक्र की अंतिम अवस्था होती है, जो 15वें से 28 दिन तक की होती है, और इसमें एलएच के प्रभाव से ग्राफियन पुटिका, इसमें देखिए इसको छोड़ दीजिए, यह 7 दिन वृद्धि करने के पश्चात इसको भी छोड़ दीजिए। हाँ, इसमें क्या होता है कि ऋतुस्राव के 14वें दिन के आसपास अंडे का उत्सर्जन हो जाता है, और जब अंडाणु का निषेचन 24 से 72 घंटे के अंदर ही होना तय होता है, क्योंकि 24 से 72 घंटे तक ही अंडाणु क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं या बेकार हो जाते हैं। संलग्नता पूछा गया है। संलग्नता, तो संलग्नता शब्द का प्रयोग किया गया था सटन और बावेरी के द्वारा। तो जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित होते हैं, तो और सूत्री विभाजन के पश्चात भी ये जीन एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाते हैं तथा एक साथ बने रहते हैं। ऐसे जीन को हम बोलते हैं संलग्न जीन, और इस घटना को बोलते हैं संलग्नता। आप ये भी कह सकते हैं, शार्ट में परिभाषा हो जाएगी इसकी कि गुणसूत्रों के वे जीन
जो एक साथ क्रॉसिंग ओवर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संलग्न जीन कहते हैं। इसी में नीचे क्रॉसिंग ओवर दिया गया है, जीन विनिमय या पारगमन किसे कहते हैं? तो अर्धसूत्रीय विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम के अंतर्गत समजात गुणसूत्रों के मध्य केजमेटा पर क्रोमेटिड्स का आदान प्रदान होता है। उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। बाकी यहाँ से पूछा गया टीका किसे कहते हैं? टीका, तो टीका का मतलब ये होता है वैक्सीन का। टीका शब्द का प्रयोग सबसे पहले लुईस पास्चर ने किया था, ठीक है। और टीका होता क्या है? तो लुईस देखते हैं यहाँ पर, तो निर्माण किया गया था। इसका निर्माण गाय के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसको बोलते हैं गाय वैका बोलते हैं, क्योंकि गाय को लैटिन भाषा में वैका बोलते हैं। छोड़ते हैं इसको, वो जरूरी नहीं है। टीकाकरण किसे कहते हैं? थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। टीकाकरण, इसका मतलब ये होता है कि संक्रामक रोगों के कारण शरीर में विशेष लिम्फोसाइट के बन जाने के कारण रोग के पुनः होने की संभावना कम हो जाती है। और घातक रोगों से बचने के लिए उस रोग के रोगाणुओं को प्रभावहीन बना करके वैक्सीन के रूप में शरीर के अंदर पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? टीकाकरण कहते हैं, ठीक है। बीसीजी का टीका लगता है टीबी के लिए, डीपीटी का टीका लगता है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस तीनों के लिए, पोलियो ड्रॉप होता है, और हेपेटाइटिस का टीका लगता है पीलिया के लिए। छोड़ देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। जरूरत पढ़ ही चुके हैं आप लोग, इससे लाभ हानि भी देख लीजिए स्रोत। छोड़ते हैं इसको। ड्रग्स क्या है? तो ड्रग्स भी आप लोग पढ़ चुके हैं, स्मैक, चरस, गांजा। प्रतिरक्षी क्या है? देखिए प्रतिरक्षा क्या है, इम्यूनिटी क्या होती है? तो इम्यूनिटी जो शब्द है, इम्यूनिटी से बना है। इसका जो प्रतिरक्षा के विज्ञान के जनक हैं एमिल वान बेरिंग। तो इसमें परिभाषा क्या हो जाएगी प्रतिरक्षा का? रोग उत्पादक रोगाणुओं एवं प्रतिजनों के दुष्प्रभाव का विरोध करके शरीर की सामान्य स्थिति बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी प्रक्रिया। और ये कई प्रकार की होती है। इसको छोड़ते हैं, ये पढ़ चुके हैं आप लोग। बीजांड की संरचना हो गई है, ये बीजांड की संरचना हो गई, है ना। और बीजांड में ऊपर के भाग को निभाग बोलते हैं, ठीक नीचे। और इसमें हाई जो पार्ट है, तीन को बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, बीच में ध्रुवीय केंद्रक होता है। और नीचे तीन कोशिकाओं में दो कोशिकाओं को बोलते हैं सहायक कोशिका, और बीच की कोशिका को बोलते हैं अंड कोशिका, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बीजांड। परागण क्या है? सब पढ़ चुके हैं आप लोग। इससे लाभ हानि भी पढ़ चुके हैं। और बाकी मुझे लगता नहीं कि कुछ बचा हुआ है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, पूछा गया यहाँ पर। तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक क्या होता है? तो प्रतिजैविक जो होते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रोग कारक तथा अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, बीच से छोड़ देते हैं। चिकित्सकीय सगर्भता समापन या एमटीपी क्या होता है? ठीक है, एमटीपी क्या होता है? तो गर्भकाल पूर्ण होने से पहले अनचाहे गर्भ की अपनी इच्छा के साथ, अपनी इच्छा अनुसार समाप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को बोलते हैं चिकित्सकीय सगर्भता समापन, ठीक है। एमटीपी का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अनचाहे गर्भ का समापन होता है जो असुरक्षित यौन संबंधों यानी कि लापरवाही से या फिर गर्भ निरोधक गोलियों के असफल हो जाने से, या बलात्कार हो चुका है किसी स्त्री का और संतान पल रही है, या फिर शिशु से माता को कोई रोग उत्पन्न होने वाला है, तो उस अवस्था में एमटीपी का उपयोग करते हैं। इसमें करते क्या है कि स्त्री के गर्भधारण के 3 माह पूर्व ही एमटीपी का समय उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद का समय जो होता है अधिक जोखिम जोखिम भरा होता है। और यह कार्य, अब बाकी सब छोड़ देते हैं, है ना, बाकी सब छोड़ते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर पत्रच्छी का देख ही लिया आप लोग, इसके बारे में, पत्रच्छी के बारे में और देख लेते हैं कुछ। हीरोइन या मार्फिन उपयोग नशीले पदार्थ देख लीजिएगा। व्यसन, व्यसन का मतलब ये होता है, ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है ना। व्यसन पढ़ चुके हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ तो जरूरी नहीं है। डीएनए द्वितीयक संरचना, डीएनए में देखिए, डीएनए देखिए कितने प्रकार के होते हैं। तो डी डीएनए, सी डीएनए, बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए, ठीक है। जो डी डीएनए होता है उसमें 8 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। इसमें दक्षिणावर्त घूर्णन होता है। सी डीएनए 9 होता है, इसमें नाइट्रोजन क्षारक 9 जोड़ी होते हैं नाइट्रोजन क्षार युग्म। बी डीएनए में 10 होते हैं, ए डीएनए में 11 होते हैं, जेड डीएनए में 12 होते हैं। तो जो जेड डीएनए होता है, जेड डीएनए, इसमें जो घूर्णन होता है ये वामावर्त कुंडलित होता है, ये वामावर्त कुंडलित होता है, ठीक है। इसमें 12 ठो नाइट्रोजन क्षार युग्म पाए जाते हैं। बाकी जितने भी डीएनए है सभी हैं, सब में दक्षिणावर्त घूर्णन होता है, याद रखिएगा। अनुलेखन से आप क्या समझते हैं? अनुलेखन आप पढ़े हैं बढ़िया से। अनुलेखन का मतलब ये होता है कि डीएनए से आरएनए की निर्माण प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनुलेखन। इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ लीजिएगा आप लोग। प्रोपोज क्या है, इसको भी छोड़ देते हैं, प्रोपोज पढ़ चुके हैं। लिंग संलग्न लक्षण आप जानते हैं, है ना, यानी कि लिंग संलग्न गुण का मतलब ये होता है कि
जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, इनका मुख्य कार्य होता है लक्षणों का निर्धारण करना, लेकिन इस पर कुछ अन्य लक्षणों के जिन पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं लिंग संलग्न गुण। बाकी यही पढ़ ही चुके हैं आप लोग। भोजनी वंशागति पूछा गया। भोजनी वंशागति का मतलब ये होता है कि जीव जातियों की आबादी में विभिन्न प्रकार के सदस्यों के बीच अनुवांशिक लक्षणों की कम मात्रा में अविच्छिन्न विभिन्नताएं होती हैं, इसी को बोलते हैं भोजनी वंशागति। इसको छोड़ देते हैं। मनुष्य में त्वचा का रंग। आगे देखते हैं। अनुवांशिक कूट पढ़ ही चुके हैं आप लोग। टाइफाइड निमोनिया पढ़ चुके हैं, है ना। अनुवांशिक अभियांत्रिकी पढ़ चुके हैं। कृषि में इसका उपयोग पढ़ चुके हैं। चिकित्सा में इसका उपयोग पढ़ चुके हैं। एंजाइम पढ़ चुके हैं। संवाहक क्लोनिंग वाहक जो होता है ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग। प्लाज्मिड है। अनुवांशिक विकार ही पढ़ चुके हैं आप लोग। जैव विविधता पढ़ चुके हैं। बाय और द्विसंकर चेकर बोर्ड भी पढ़ चुके हैं। सब कुछ पढ़ चुके हैं लगभग। अधिकतम टॉपिक हमने कवर करा दिया है। अब आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना है ना। मधुमक्खियों में लिंग धारण भी पढ़ चुके हैं आप लोग। सिंड्रोम भी पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अब बंद करते हैं। अब बाकी आप लोग मेहनत करिए और आपका